नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद एक सबसे बड़े आतंकवादी जो 26/11 का षड्यंत्रकारी है, उसे जो है जहर देकर मार दिया गया। और पाकिस्तान की आईएसआई मुंह ताकती रह गई, वो ढूंढती रह गई कि इसे जहर कौन दे के चला गया। इतनी सिक्योरिटी के अंदर भी भारतीय एजेंसियों ने कैसे एक बड़े आतंकवादी को निपटा दिया, ये पाकिस्तान की एजेंसियों को समझ नहीं आ रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कनाडा और यूके और यूएस की गलियों में लोगों को मारा जा रहा है, हमारे प्यारे आतंकवादियों को निपटाया जा रहा है, खालिस्तानियों को निपटाया जा रहा है। सभी हैरान हैं। और कल की जो वाक़या हुआ है, जिसमें एक आतंकवादी, जो सबसे बड़ा आतंकवादी आप कह सकते हैं, हाफिज़ सईद के लेवल का आतंकवादी साजिद मीर, जिसे निपटा दिया गया जहर देकर। अभी पहले बहुत सारे आतंकवादियों को मारा गया है, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से में सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को मारा गया है, लेकिन वो सारे जो हैं चिरकुट थे, चटपूंजिए थे, छोटे मोटे थे। लेकिन ये जो सबसे बड़ा साजिद मीर, इसे निपटाया गया है। अब उसके बाद बाइडेन भी हैरान है कि हम किसे चिट्ठी लिखें, क्योंकि खुद अमेरिका ने उसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम रख रखा था। लेकिन अमेरिका से तो कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा हम ही कर दें, और उसे जहर दे के निपटा दिया गया है। इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ अब दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे, कैसे इंडिया गठबंधन जो है अब खात्मे की तरफ बढ़ चला है। कैसे इस इंडिया गठबंधन के सारे नेता, जैसे कि हमने कहा था कि चुनाव का नतीजा आते ही शाम तक ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, और ये अब टूटने लग गया है। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, तो आनन फानन में कांग्रेस ने कहा कि 6 तारीख को जो है इंडिया की मीटिंग करेंगे, INDIA नामक गठबंधन की मीटिंग होनी है। लेकिन कैसे सभी नेताओं ने उसे दरकिनार कर दिया और कह दिया कि हमारी तबीयत खराब है। तो पहले बात करते हैं कि कैसे आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान के अंदर जहर देकर मार दिया गया। आपको याद ही है कि कितने दिनों से ये मुहिम चल रही है कि यूके में, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो यूएस की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो, जहाँ सबसे ज़्यादा खालिस्तानी छिपे रहते हैं, और चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो, या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की बात हो, बलूचिस्तान के हिस्सों की बात हो, वहाँ पे हिंदुस्तान में गलत तरीके से सभी तरीके के काम करने वाले आतंकवादी, चाहे वो किसी भी तरीके से भारत में दहशत फैलाने के लिए जुड़े हों, उनको सफाया किया जा रहा है। और उनका सफाया कई दिनों से चल रहा है। लेकिन कल का जो वाक़या हुआ, जिसमें साजिद मीर, आतंकवादी साजिद मीर, जिसे 26/11 हमले का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी माना जाता था, उसे जो है कल निपटा दिया जहर खिलाकर। अब ये जहर किसने खिलाया है? माना जा रहा है कि उसके कुक ने उसके खाने में जहर उसे दे दिया, और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मारने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था, जिसे जो है कल बिल्कुल मुकम्मल कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की ISI पुलिस जो है वो उस कुक को ढूंढती फिर रही है, लेकिन कुक कहीं नहीं मिल रहा। कुक कहाँ से मिलेगा? ये तो एक कारीगरी है। अमेरिका भले ही कहता रहे कि पन्नू को मारने वाले भारतीय थे, और पन्नू को जो मारने के षड्यंत्र लगा रहे थे वो भारतीय एजेंसियां थी, जिनके नाम अमेरिका दे रहा था अभी। पर इससे कुछ नहीं होता, आप चिट्ठियां लिखते रहिए, हमारे ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कल भारतीय एजेंसियों ने बता दिया है कि हमारी तबीयत पे उसका कोई असर नहीं है, आप अपनी चिट्ठियां लिखते रहिए। लेकिन आपके द्वारा घोषित आतंकवादी, जिसके ऊपर आपने $5 मिलियन का, $5 मिलियन यानी आप कह सकते हैं $50 लाख का अपने इनाम रख रखा था, हमने उसे निपटा दिया है। तो मुझे लगता है एजेंसियों को $50 लाख ले लेने चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप देखें, तो अमेरिका जो है वो चुप है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और पाकिस्तान की ISI जो है इतने बड़े आतंकवादी के मारे जाने के बाद परेशान है। ये वही आतंकवादी है जिसे पाकिस्तान कहता था कि वो पाकिस्तान का आतंकवादी जो है वो नहीं है, वो इंसान मारा जा चुका है, जिसके बारे में भारत 2014 से बार बार डोजियर FATF में दे रहा था और बता रहा था कि आतंकवादी जिंदा है और इस जगह पे है और ऑपरेट भी कर रहा है। तो पाकिस्तान हमेशा कहता था कि नहीं, ये मर चुका है, ये तो है ही नहीं, ये जिंदा नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रेशर आने के कारण और FATF का बार बार ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाले जाने के बाद 2022 में पाकिस्तान ने एक और डोजियर दिया, और उसमें बताया कि इस आतंकवादी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। शर्म नहीं आई इस दलाल पाकिस्तान को बताते हुए कि इतने दिनों से जिसे तुम मरा हुआ बता रहे थे, उसे तुम बता रहे हो कि तुमने गिरफ्तार कर लिया है, और कानूनी प्रक्रिया उसके ऊपर चल रही है। उसके बाद इस आतंकवादी को सज़ा सुना दी गई, और शायद 20 या 30 साल की इसे सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान में 4 लाख जुर्माना किया गया है इसके ऊपर, और फिर इसे जो है जेल में रोटी तोड़ने के लिए रख दिया गया। और प्यार से ये अंदर रोटी तोड़ रहा था, लेकिन भारत को ये मंजूर नहीं था। ये रोटी तोड़ना भारत को मंजूर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जैसे दलाल मुल्क, इन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है।
जिसे पहले मरा हुआ बता रहे थे, बाद में एफएटीएफ से बाहर आने के लिए, ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए इन्होंने उस आतंकवादी को गिरफ्तार किया और उसे सज़ा हो गई, जिसे ये हमेशा मरा हुआ बताते रहे। लेकिन इसे कल जेल के अंदर जहर देकर मार दिया गया है, और जहर दिया है इसी के कुक ने, और कुक अब फरार हो चुका है, जिसे ढूंढ रही है आईएसआई, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आनन फानन में कहा जा रहा है कि इसे कराची के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन कराची के अस्पताल में इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, वेंटिलेटर पे अब इसे रख दिया गया है। शायद अब कुछ देर में ये मर ही जाएगा, क्योंकि ऐसे जहर काफ़ी खतरनाक होते हैं जो इस तरीके से दिए जाते हैं, काफ़ी देर बाद ये असर करते हैं, एकदम से असर नहीं करते। पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशंस निकल कर आ रही हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग, जेल का खाना सभी के लिए एक जैसा बनता है, और फूड पॉइजनिंग केवल इसे ही हो रही है। फूड पॉइजनिंग नहीं, कुक फरार हो चुका है और फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। आप सब कुछ खुद समझ सकते हैं कि कैसे ऐसे लोगों को निपटाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी मुहिम चल रही है, और ये देखने लायक है कि पाकिस्तान जैसे दलाल जो हैं वो परेशान हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो रवीश कुमार जैसे भारत में बैठे दलाल हैं, ये कल परसों तक कह रहे थे कि भारत की छवि खराब हो गई, अमेरिका ने चिट्ठी लिख दी है कि पन्नू को मारने वाले भारतीय एजेंट थे। अरे भैया, चिट्ठी लिख दी है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। अमेरिका जैसों से जो नहीं हो रहा है वो हम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें तो भारत की बदनामी करनी है। रवीश जैसों के बस का कुछ और है भी नहीं, ये सिर्फ रोने वाले लठैत हैं, दिन रात रोते रहते हैं, और रोने के सिवाय इनके पास कुछ और है भी नहीं। कल परसों तक नया एजेंडा चलाया जा रहा था रवीश के द्वारा कि जो अभी अभी चुनाव हुए हैं उसमें कमलनाथ ने राहुल गांधी को हरा दिया और शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को हरा दिया। जब बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो ऐसे ही कुछ भी अनाप शनाप अंट शंट बातें लेकर आ जाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ तो बोलना है। इनके जो दलाल, इनको सुनने वाले जो दलाल हैं और जो भारत के अंदर रहने वाले हिंदूवादी लठैत हैं, जितने भी जो इन्हें सुनते हैं, और दूसरे छोटा पजामा वाले जो लोग हैं जो इन्हें सुनते हैं, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें सुनाने के लिए कुछ तो इन्हें बोलना पड़ेगा। तो खैर, ये सब रोते रहेंगे, इनके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो जिस तरीके से लोगों को निपटाया गया है, अब भारत की सरकार आर पार के मूड में है, और मुझे लगता है 24 के बाद ये आर पार और ज़्यादा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा गठबंधन जो है वो ख़त्म होने की कगार पर। हमने पहले ही आपको कहा था, अगर किसी भी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का वोट अगर ज़्यादा होता है, यानी वोट शेयर ज़्यादा होता है, वैसे तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान में कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके की हार कांग्रेस की हुई है वो उस तरीके की हार नहीं है जैसी हमेशा होती रही है। दूसरा, मध्य प्रदेश की बात को अगर हम साइड पर रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, तेलंगाना में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, और जैसे कि सभी के सभी लठैत और जितने भी ये जो दाढ़ी वाले मुल्लों को इकट्ठा किया गया था तेलंगाना के अंदर कि वोट आपको कांग्रेस को देना है, उन सभी चीज़ों को क्षेत्रीय दल देख रहे थे, और वो देख रहे थे कि कैसे जो है कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को इकट्ठा कर रही है। और अगर रिजल्ट अगर ऐसा आया है तो उसके बाद सभी क्षेत्रीय दलों को यह एहसास हो गया है कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर जा रहा है इस कांग्रेस पार्टी के पास, और क्षेत्रीय दल कमज़ोर पड़ रहे हैं। बीआरएस जो कमज़ोर पड़ गई और सारा का सारा मुस्लिम वोट चला गया कांग्रेस की तरफ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कर्नाटक में हुआ था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्षेत्रीय जो पार्टी जेडीएस है, जेडीएस का सारा जनता दल सेकुलर का सारा जो वोट था वो उछल कर चला गया था कांग्रेस पार्टी के पास, और सारा का सारा मुस्लिम वोट था, और इसी की वजह कांग्रेस को गेन हो गया। तो ये जो चीज़ है ये अब अखिलेश यादव भी देख रहे हैं, इसी चीज़ को ममता बनर्जी देख रही हैं, जेडीयू से लेके आरजेडी से लेके सब देख रहे हैं। और जैसे ही इंडी गठबंधन ने कल ये कह दिया, इस कांग्रेस की लीडिंग पार्टी ने, कि 6 दिसंबर को मीटिंग करेंगे, उसके बाद ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे, हमारे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है। कुल मिला के बात ख़त्म। अखिलेश यादव ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव इस गठबंधन में और दिलचस्पी नहीं रखते, और जब कांग्रेस पार्टी यहाँ आएगी तो तब देखेंगे। कल वैसे ही अखिलेश ने यह कह दिया कि कमलनाथ का घमंड तो वैसे भी टूट चुका है, रिजल्ट आते ही घमंड टूट गया है। अखिलेश यादव को पता नहीं, अखिलेश वखिलेश कह रहा था कमलनाथ, उसके बाद अखिलेश यादव कमलनाथ को चिरकुट नेता बता रहे थे नीतीश कुमार ने कल रिजल्ट आते ही ये कह दिया कि मैं फ़िलहाल बीमार चल रहा हूँ। तो कुल मिला के आप देखें तो ये गठबंधन अब ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं है। 6 तारीख को इसकी जो बैंड बाजा है वो पूरा बज जाएगा,
और कांग्रेस पार्टी खुद भी चाहती है कि हम मुस्लिम वोट को साथ में लेके चले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे वो मुस्लिम वोट नहीं ले सकती ऐसे, जब तक कि वहाँ पे अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी अगर खड़े करेंगे तो वोट बढ़ जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और ये सबसे बेहतरीन माहौल हो रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें वेस्ट पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पे भी अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशी जगह जगह खड़े करती है ममता के विरुद्ध जाकर, तो सारा मुस्लिम वोट सत्यानाश हो जाएगा। और अगर सत्यानाश हो भी रहा है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हालांकि मुस्लिम चालाक है, वो हमेशा ही कंसोलिडेट होकर वहीं पे वोट करता है जो पार्टी जो है बीजेपी को हरा रही हो। पश्चिम बंगाल के अंदर वो ममता को जिताता है, कांग्रेस को नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर वो अखिलेश को वोट देता है, कांग्रेस को नहीं। राजस्थान के अंदर वो वोट देता है कांग्रेस को। कर्नाटक के अंदर वो वोट देता है कांग्रेस को, जेडीएस को नहीं। तो ये सब चीज़ें देखने लायक है कि कैसे जो है मुस्लिम जो है अपने वोट को इधर उधर ले जाता है अपने हिसाब से। दिल्ली में देख लीजिए तो मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वही सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, मुस्लिम जो है बड़े ही सोचे समझे तरीके से चलता है। हालांकि इस सोच का जो है उनके जीवन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, वो जो जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो मुस्लिम इस तरीके से सोच कर चलता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।